हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज ये हमारे क्लास का दूसरा पार्ट है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन के जो भी टॉपिक अभी छूटा हुआ है उसको हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे और जो आगे वाला टॉपिक होगा उसको अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये प्रकाश का परावर्तन पार्ट बाई पार्ट खत्म जब हो जाएगा, पार्ट बाई पार्ट खत्म होगा, तो उसके बाद वन शॉट वीडियो लाया जाएगा और उस वन शॉट वीडियो के बाद रैपिड रिविजन लाया जाएगा। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, एक सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं किस किस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं किरण पुंज, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन और उसके नियमों को पढ़ेंगे, और तीसरा वाला जो है बाबू वो है प्रकाश का परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पदों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हमारा आज का रहेगा प्रतिबिंब, और जो पांचवा टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने प्रकाश के ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि प्रकाश क्या है, ये पढ़े थे हम। उसके बाद और क्या पढ़े थे बाबू? हम प्रकाश के बढ़ने के बाद प्रकाश के गुणों को पढ़े थे। ठीक है। तो वो सब आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, इस नए टॉपिक को ठीक है पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए, मेरा जो पहला टॉपिक है बाबू, मेरा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है किरण पुंज। ठीक है। बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि ये कौन सी किरण पुंज है। ठीक है। तो हम आज पूरा जानेंगे कि कौन सा किरण पुंज किस प्रकार से मतलब चलती है। ठीक है। तो किरण पुंज की बात करें, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझा देता हूं। देखो, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सर इसका मतलब ये है बाबू कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश केवल सिंगल किरणों के मतलब सीधी कह सकते हो कि एक किरण में नहीं चलता है, बल्कि किरणों के समूह में चलता है। तो सभी किरणों के समूह को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं बाबू? तो कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी सीधी सी बात है और सिंपल सी भाषा में अगर कोई पूछे तो कह दो किरणों के, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सर ये भी कई टाइप के प्रकार होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आओ दिखाते हैं इसके बारे में 3। देखो, हम यहां पर लिख देते हैं किरण पुंज, किरण पुंज लिख देते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? अभी हमने बताया ना कितने प्रकार के होते हैं। बोलो भाई, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सी प्रकार होता है? अपसारी। शाबाश, ठीक है। दूसरा है बाबू हमारे पास अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, और हमारा तीसरा है समांतर किरण पुंज। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, वर्ड है, बोलते रहते हैं। तो देखो, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, ये तीनों किरण पुंजों के बारे में हम जानेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रकाश किस प्रकार से चलता है किरण पुंज के रूप में, किस किस रूप में चल सकता है। तो ये 3 रूप हमने बताया आपको। कौन कौन से बाबू? एक हमारे पास अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब देखो, अपसारी, यहां पर क्या लिखा है? अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है बाहर की तरफ। अप का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ फैलते चले जाना। ठीक है। इसका मतलब यह है कि वैसा किरण पुंज की बात कर रहा है बाबू, वैसे किरण पुंज की बात कर रहा है जो किरणों का जो समूह है वो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। कह सकते हो वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, जैसे देख लो, यहां पर मैं बना देता हूं। यहां पर एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है मान लो, और यहां से प्रकाश ऐसे क्या हो रही है, ऐसे बाहर की तरफ क्या हो रही है, निकलकर फैलती हुई चली जाती है। अच्छा, तुमने टार्च बारा है कि नहीं कभी? टार्च को देखे हो? जब टार्च से रोशनी ऐसे, जब टार्च हम जलाते हैं ऐसे, मान लो ये हमारा टार्च है,
ठीक है, ये हमारा टार्च है। टार्च से रोशनी कुछ इस प्रकार से निकलता है कि नहीं, और जैसे जैसे टार्च से रोशनी दूर जाती है वैसे 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 फैलता हुआ दिखाई देता है। तो वो किस प्रकार के किरण पुंज है, तो वो है अपसारी किरण पुंज। कौन सा है, अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। दूसरा है बाबू अभिसारी। जैसे इसका उल्टा, इसका उल्टा, यहां एक निश्चित बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जा रही थी, तो यहां पर जो किरण पुंज है यानी प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे लिख देते हैं यहां पर कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। इसका देखो ऐसे ही बना लो, यहां पर बहुत सारे किरणों का समूह जो है प्रकाश का, वो क्या होता है, आकर एक निश्चित बिंदु पर बाबू मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारी अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब लास्ट बच गया हमारे पास समांतर किरण पुंज। कौन सा बच गया, समांतर किरण पुंज बच गया। साफ दिख रहा है भाई साहब, इस शब्दों से ही हमें पता चल जा रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर चलती है, वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो लिख देते हैं कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे देख लो यहां पर इस प्रकार से, ये सब क्या है, समांतर किरण पुंज, एक दूसरे से समांतर है। ठीक है, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो देख लो, इसे हम किरण पुंज के बारे में बताएं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसके हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो आ गया हमारे पास, जो इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो क्या था, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश की स्पीड क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या है। अब आ गया इसका मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम में खासकर पूछता ही या तो 2 तरीके से पूछता है। अगर 2-3 नंबर में पूछेगा तो केवल पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जब छोटे थे हम लोग, तो छोटे थे तो क्या करते थे कि छोटे छोटे जो शीशे होते थे, शीशे छत पर चाहे नहीं, हम किसी के ऊपर सूर्य का मतलब प्रकाश आता था और उसको उस आईने की मदद से इधर उधर हम क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करा देते थे किसी की आंखों पर। अरे इसमें वो गाना नहीं सुने हो, कौन सा गाना है, शीशा चमकावो तलु छत के ऊपर से। अरे देखो देखो कहाँ जा रहा है ये गाना, मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी भाग जाता है। इस सब तो खाली सुनने में बहुत आगे हो। चलो इधर देखो, खाली फालतू काम करता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। तो देखो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाबू सही समझा बात का, जो हम आईना वाला बताया ना, प्रकाश एक तरफ से आया दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर गया, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलो हम उसको लिख देते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। ठीक है, हम लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते। कोई दिक्कत कुछ नहीं। प्रकाश आया, चिकनी सतह से टकराया, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया। प्रकाश आया, चिकनी सतह से टकराया, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसका हम फिगर बना देते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं फिगर बनाकर। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। मैं इसका फिगर बनाता हूं। चलो एक ले लेता हूं, चिकनी सतह। चिकनी सतह में कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक मैं ऐसे इस प्रकार से किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, एक मान लो कोई भी बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत से आ रही है। और ये जो चिकनी सतह है, या कह सकते हो दर्पण भी कह सकते हो इसको, दर्पण या कह सकते हो चिकनी सतह, चिकनी सतह। ठीक है, कह सकते हो। ये किरण आई, दर्पण से टकराई यानी चिकनी सतह से टकराई, और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात। अब क्या करते हैं कि एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींची जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, यानी एम से दिखा देते हैं, अविलंब। इसी को क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। और ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो प्रकाश दर्पण से परावर्तन होकर फिर निकलता है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है, उसको कहते हैं बाबू, इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? आई मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश आपतन कोण का जो आपतित किरण है, उसका जो इंग्लिश वर्ड इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट आई से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको आई। और ये आर से रिफ्लेक्टेड है, हमारे पास रे है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है उसका क्या होता है? आर से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं? आर से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, ये सारा हमारा जो चीज है, ये प्रकाश के परावर्तन का क्या कह सकते हो? आरेखीय निरूपण है। ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरण आती है, चिकने सतह से टकराती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और ये बीच में हमारा अविलंब है। और इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यही तो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ऐसे लिखना, उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर ऐसे फिगर बना देना है, प्रकाश का परावर्तन हो गया, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके दो नियम है बाबू, इसके दो नियम है। चलो उस नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है बाबू? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अच्छे से ध्यान देखना कौन कौन से नियम है। पहले नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम क्या है हमारे पास? पहला नियम है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो हमारे पास कोण आई था बराबर होगा कोण, कह सकते हैं एंगल आर के बराबर होता है। पिछले चैप्टर में, पीछे वाले में देखो हम समझा देते हैं। ये जो एंगल है ना, यही एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी बाबू क्या होगा? 45 डिग्री होगा, याद रख लेना। ठीक है, लेकिन कहां गलती कर दोगे बाबू? कहां गलती कर दोगे? ध्यान से देखो, कहां गलती कर दोगे। अब क्या हो सर, अगर चिकनी सतह पर मान लो कोई समतल चिकनी सतह है, समतल, और उस पर कोई सीधी रेखा अगर आ रही है, लंबवत आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है, तो बताइए कि आपतन कोण का मान क्या होगा सर? आपतन कोण का मान क्या होगा? तो बाबू ये देखो, सीधी आ रही है। सीधी का मतलब क्या? कि ये जो यहां पर ऐसे तिरछी आ रही थी, तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा था, लेकिन यह तिरछी ना आकर अब क्या हो रही है? ऐसे सीधी हो गई, तो इसके बीच में कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, तो ना आपतन कोण का मान है। तो 90 डिग्री पर अगर आएगी, अगर कोई किरण किसी समतल पर 90 डिग्री पर गिरेगी, तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत यहां तक? जी जी, देखिए ऐसे ना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ये ऐसे अगर थोड़ा सा तिरछा अगर आएगी किरण, तो अगर ऐसे अविलंब मान लिया जाए, तो इसके बीच में कुछ एंगल है ना, है? लेकिन ये इसी को अगर सीधा अगर ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल कम ही ना होता चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये 0 ना हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर ही होता है, तो अगर ये 0 होगा तो उधर भी क्या होगा? 0 होगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री पर अगर लंबवत
कोई भी प्रकाश की किरण गिरती है चिकनी सतह समतल पर तो उसका आपतन और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। अब कंफ्यूजन मत रहना, कह देगा 90 डिग्री तो तुम लोग मार देगा कि नहीं भाई परावर्तन कोण का भी मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, लगेगा ना, एकदम लगेगा। जब जिम्मेदारी चढ़ेगा ना बाबू शरीर पर, है तो कुल सपना आ खेलल कूदल सब भुला जीव। ठीक है, अभी एज है, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो पढ़ ला, नहीं तो ओकरा बात तो चरही के बा कौन ले ला 2 बकरी जियाइए बच्चा। ठीक है, छोड़ी देता नहीं रहू पढ़ाइए बच्चा। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम लोग ये सब देखे हुए हैं इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो उम्र है केवल पढ़ने का है। जैसे जैसे एज बढ़ता है पढ़ने की क्षमता कम होती चली जाती है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसका फायदा उठाइए और खूब मेहनत कीजिए और कम एज में ही जॉब प्राप्त करके सुखी जीवन बिताइए। ठीक है, बस ज्यादा नहीं बकवास करेंगे। आइए दूसरे नियम के बारे में चलते हैं। दूसरा नियम क्या है बाबू? दूसरा नियम समझने से पहले मैं इस साइड में फिगर बना देता हूं ताकि तुम्हें आसानी लगे समझने में। ठीक है, फिगर बना दिया हम, सबका नाम तुमने पीछे देखा ही है। अब दूसरे नियम में कुछ नहीं करना है, इस फिगर को ही देखना है और बोलना है, दूसरा नियम हो जाएगा। देखो कैसे, आपतित किरण हम लिख दी, आपतित किरण कॉमा, दूसरा क्या है परावर्तित, सॉरी इधर का चिन्ह रहेगा, दूसरा क्या है परावर्तित किरण। ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों के तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं, अविलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया। अरे नहीं बुझा रहा है क्या तुम लोग? क्या यार, बोल भी तो रहे हैं, सुनना भी तो है तुम लोग को, ध्यान कहाँ है तुम लोग का? है वही नियम हो गए बाबू। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब इसके जितने भी पद है ना, हम इसका डिफाइन कर देते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण का डेफिनेशन लिखो। ठीक है, तो चलो हम उसको भी देख लेते हैं जो भी पद है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद। उससे पहले हम क्या करते हैं, फिर से फिगर बना देते हैं। कोई दिक्कत क्या, इतना कौन सा मेहनत लग रहा है फिगर बनाने में? ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। सब अच्छा लगेगा बाबू, बस खाली ध्यान से देखते रहो। यह है आपतित किरण, आपतित, यह है परावर्तित, और ये हमारा जानते हो ना कौन सा, आपतन कोण, और ये वाला बाबू आर जो है अपवर्तन कोण, और ये वाला जो है वो है आपतन, सॉरी पूरा मिटाने देते हैं, आपतन बिंदु, और ये जो सतह है ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह। ठीक है, परावर्तक सतह, इस सभी को हम डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए सॉरी, हाँ यहाँ पर गलती लिखा गया है। ठीक है, अरे कहाँ दिमाग, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, लिखा जाता है बाबू को, यह है आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। वो जो अपवर्तन कोण होता है जब अपवर्तन के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला जो पद है बाबू वो लिख लेते हैं हम कौन सा, सबसे जो पहला पद है हमारा वो लिख लेते हैं हम कौन सा, आपतित किरण, आपतित किरण। पहला शब्द क्या है हमारे पास, आपतित किरण। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, कहते किसे हैं, ध्यान से देखो। जो प्रकाश की किरण सबसे पहले आती है, ठीक है, और दर्पण से टकराती है, वैसी किरण प्रकाश की जो आकर कहां टकराती है बाबू, आकर परावर्तक सतह से टकराती है, उसी किरण को हम क्या कहते हैं,
आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम यहां पर लिख देंगे कि प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक सतह से आकर टकराती है, परावर्तक सतह से आकर टकराती है, उस किरण को क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं। बस छोटा छोटा डेफिनेशन है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाबू क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण क्या है हमारे पास भैया? ये तो हम समझ गए कि ये प्रकाश आई और परावर्तक सतह से टकराई, यानी आपतन बिंदु पर, जहां टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन टकराने के बाद जो फिर से उसी माध्यम में वापस लौटती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं बाबू? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो लिखेंगे कि वह किरण जो आपतन बिंदु से ठीक है टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है। यानी परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण कह सकते हो कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। कोई दिक्कत बाबू? यहां तक हमने आपतित किरण के बारे में देख लिया, परावर्तित किरण के बारे में देख लिया। अब हम क्या देखना है? अविलंब देखना है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट मार के लिख लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं इसे थोड़ा इरेज करूंगा, ठीक है। तो तीसरा जो है अविलंब, क्या है? अविलंब है बाबू, ठीक है। अविलंब क्या होता है? तो आपतित किरण कह सकते हो, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है। अविलंब कहलाता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है। क्या है? एक काल्पनिक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? हमने आपतित, परावर्तित और अविलंब तीनों के बारे में, दो वर्ड और है, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, ठीक है। तो भी ले लेते हैं हम बाबू, वो भी ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम, कौन सा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है कि परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर मिलती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण आ रही है और ये सतह के इस बिंदु पर टकरा रही है, तो इस बिंदु को ही क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? एक आ गया परावर्तक सतह, इसको देखो। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक डेफिनेशन और लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोग को आराम हो। लास्ट है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ध्यान से देखना। जिस सतह पर प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, उस सतह को ही
को ही क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? यानी ये जो सतह थी हमारी, ये जो सतह थी नीचे वाली, इसी को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आप लोग को समझ में आया आपतित किरण के बारे में, परावर्तित किरण के बारे में, अभिलंब के बारे में, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह। जो आकर सबसे पहले परावर्तक सतह पे टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर जो वापस जाती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तथा इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु से लंब डाला जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर सबसे पहले आपतित किरण आके परावर्तक सतह पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तक सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो बाबू क्या करो, थोड़ा सा आगे भगा भगा कर क्या करो, या स्लो करके वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, तो और भी एक है इसमें। ठीक है, हाँ सर, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, प्रतिबिंब। क्या आया? प्रतिबिंब आया। सर बिना प्रतिबिंब पढ़े हम दर्पण के बारे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं बाबू। क्या होता है प्रतिबिंब? हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल के अंदर गैलरी होता है, और उस गैलरी के अंदर हमारी या अपने घर की या किसी ना किसी चीज़ की क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं कि फोटो रखे हुए। वो फोटो क्या है? क्या हम एक्चुअल में अपने आप को मोबाइल में कैद कर दिए हैं? नहीं, हमारा एक प्रकार का क्या होता है? हम बिंब हैं। बिंब मतलब क्या? वस्तु। और इसका अगर हम एक प्रति बना लेते हैं उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सर इमेज कैसे, मतलब क्या हमको इसे समझ में नहीं आ रहा सर, लिख कर बताइए। ठीक है, चलिए लिख कर बता देते हैं। सुनिएगा, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर दो वर्ड बोले हैं, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। याद रखना कि कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश की कम से कम दो किरण होना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या? कि दो से अधिक हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं हो सकता है। इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए लगभग कितनी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है बाबू? तो दो होनी चाहिए। ठीक है, तो सर क्या प्रतिबिंब के प्रकार भी होते हैं? ये दोनों का जो मतलब है ना, काटती है, काटती ही प्रतीत, ये दोनों को हम जब दोनों पार्ट इसका पढ़ाएंगे, दो प्रकार पढ़ाएंगे, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट बता देंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा दोनों का अंतर। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं बाबू। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पतला कर लेते हैं, ढेर मोटा हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है। इसे आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। याद रखना, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो काल्पनिक और आभासी दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों का अंतर एक ही साथ समझते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर एक ही बार में आप समझ जाओगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ये पहला अगर इसका अंतर बताएं तो ये वास्तविक कटानों से बनते हैं, जबकि ये काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है, ये काल्पनिक कटान से बनता है। इसका पहला। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है इसमें बाबू? दूसरा अंतर क्या है? दूसरा ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, कहां बाबू, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो हमारा अंतर है बाबू, तीसरा जो हमारा अंतर है, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जबकि अगर इसकी बात करें तो यह वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है। अगर चौथा अंतर की बात करें हम, तो चौथा अंतर क्या है बाबू? चौथा अंतर यह है कि यह दर्पण के सामने बनता है, जबकि यह दर्पण के पीछे बनता है, तो बाबू हमने क्या देखा? प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब के प्रकार देखे। और प्रतिबिंब के प्रकार में कितने प्रकार के? तो दो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटानों से मिलकर बनती है, जो वास्तविक लाइनें कटती है। दूसरा है, अगर इसमें कहें तो एक काल्पनिक कटानों से मिलकर बनता है। इसमें क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए इनमें से कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन से प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन से प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? उसके बाद कौन सीधा बनता है? तो सीधा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो एक वास्तविक के लिए, एक काल्पनिक के लिए। अभी मैं दर्पण नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर एक दर्पण है F, ये सब चीज समझ में आएगा मैं जो बना रहा हूं। आगे दर्पण पढ़ना है, ये कौन सा दर्पण है, क्या है, सब समझना है। मैं केवल अभी जो समझा रहा हूं, केवल वास्तविक और काल्पनिक में अंतर समझा रहा हूं। चलो, एक ये दर्पण है, ठीक है। ये इस तरह से एक तरफ पेंट किया हुआ है। एक किरण आ रही है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु से एक प्रकाश ऐसे टकरा कर गई और ऐसे निकल गई, ठीक है। फोकस से निकल गई और एक फोकस से गई, ठीक है, और ऐसे निकल गई। दोनों यहां पर कटी। ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं बाबू। तो यहां पर कटी है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे बना है। तो ध्यान से देखो सर, आपने कहा कि ये जो बना है A डैश और B डैश, ये जो बना हुआ है, ये तो प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। आप सही बोले, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, प्रतिबिंब हो गया। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक है कि वास्तविक है? तो समझो, देखो हम क्या बोले थे कि जो ओरिजिनल लाइन हो, जो लाइन जा रही है, अगर वही लाइन काट रही है तो वास्तविक। देखो तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे फिर यहां से गुजर रही है, ठीक है। दोनों को समझा ही देते हैं, ध्यान से देखो। तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे गुजर रही है, तो रियल लाइन है। और ये भी क्या है? ऐसे जा रही है और ये रियल लाइन है। तो ये रियल लाइन और ये रियल लाइन क्या हो गई? यहां पर कट कर रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? देखो, इस जो यहां पर हमारा जो मुख्य अक्ष है, इससे थोड़ा इतना बड़ा बन रहा है। तो ये जो रियल लाइनें हैं, ये एक दूसरे को काट रही है, वास्तविक लाइन एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखो ये दर्पण है ना, दर्पण के हमेशा सामने बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। दूसरा हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया बाबू? दूसरा ले लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक और हम दर्पण ऐसे बना लेते हैं, इसे दर्पण बना लेते हैं। और ये हमारा F हो गया, ये हमारा, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। यहां पर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है। एक किरण ऐसे जाएगी और इधर से ऐसे कर देता है। ये पूरा समझाएंगे, ये सब चीज सारा रे डायग्राम पढ़ना है आगे, ठीक है। तो अब देखो इस वाले कंडीशन में देखो कि ये जो दोनों रियल लाइन जो है, जो रियल लाइन है,
ये कुछ इस प्रकार से जा रही है, कुछ इस प्रकार से आगे ऐसे फैलते हुए जा रही है। कभी पॉसिबल है कि जाकर दोनों ऐसे जाकर कट करेगी? नहीं, जितना ही आगे जाएंगे उतना ही क्या होगी, ये फैलते चली जाएगी। तो अब सर कैसे इमेज बनेगा? तो चलो क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से मान लेते हैं इसको थोड़ा पीछे हटाने पर, अगर ऐसे पीछे बढ़ेगी तो यहां पर जाके मिल सकती है, मिलेगी ना? तो काल्पनिक रूप से देखो, डॉट डॉट लाइन से हमने देखा है, काल्पनिक रूप से एक दूसरे को काट रही है, तो यहां पर जो इमेज बन रहा है बाबू वो कैसा है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और दर्पण के पीछे कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दोनों इमेज में समझ में आया? ठीक है। अरे बाबू ये जो है ना, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल। सब बताएंगे, काहे घबरा जाता है जी? ये उत्तल दर्पण है, समझा? हमें आज प्रतिबिंब के बारे में समझाना था। देख लिए, कल जो है हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनमें बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।